4 जनवरी 2025 को बापू परीक्षा परिसर के अंदर जो बीपीएससी का दोबारा एग्जाम हुआ, जो 13 तारीख को कैंसिल हुआ था, 13 दिसंबर 2024 को, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़ा किए गए। एक तो पहले ही सवाल खड़ा किया जा रहा था कि जब कैंसिल हुआ तो सबका क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 4 जनवरी को हुआ उस पर सवाल कुछ इस तरह से खड़ा किया गया कि कुछ लोगों ने कहा कि जो पेपर है वो किसी खास संस्थान, शिक्षण, ये जो कोचिंग संस्थान है उसके द्वारा कराए गए मॉक टेस्ट के बहुत ही सिमिलर है। 25 से 30 क्वेश्चन तक का आंकड़ा दिया गया, बिल्कुल सेम खा रहे हैं। वो खान सर का कोचिंग सेंटर के बारे में बात हो रहा था। इस पे हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के लिए ये मैटर ऑफ प्राइड होता है कि देखो हमने जो मॉक टेस्ट में लिया है वही सारा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो वो एक अलग मसला है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला ये हुआ उस समय कि आरोप ये लगाया गया कि जो 4 जनवरी को एग्जाम हुआ उसमें बहुत ही आसान से सवाल पूछे गए और 13 दिसंबर को जो सवाल पूछा गया था वो बहुत ही टफ पूछा गया था। तो अब जो 13 दिसंबर को एग्जाम जिन लोगों ने दिया था उनका नाम में आना, जो पीटी का रिजल्ट आएगा उसमें नाम में आना थोड़ा टफ हो जाएगा, और जो बापू परीक्षा केंद्र परिसर में जो इन्होंने एग्जाम दिया था उनका आसान हो जाएगा। और इसके पीछे फिर एक कॉन्स्पिरेसी भी नजर आ रही है कि क्या पता क्यों ऐसा हुआ कि उसी बापू परीक्षा परिसर के अंदर ही एग्जाम कैंसिल हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि वहीं के एग्जाम में जाकर के इस तरह से आसान सवाल पूछा गया। और फिर ये भी सवाल बनता है कि जो परीक्षा परिसर पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि एफिशिएंसी है, सबसे ज़्यादा लोगों का वहाँ पे परीक्षा होता है और पटना के अंदर है, वहीं पे कैंसिल होता है, वहीं पे आसान सवाल पूछा जाता है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं शायद अधिकारियों का या सरकार का कॉन्स्पिरेसी अपने लोगों को वहाँ पे बिठा करके वहाँ पे एग्जाम दिला के उनका एग्जाम क्लियर कराने का। आज इस वीडियो में हम आपको 2-3 चीज़ें बताएंगे। एक ये बताएंगे कि जो ये क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि कैसे 4 जनवरी का क्वेश्चन पेपर ईजी है 13 दिसंबर से, उसका भी हम एक एक क्वेश्चन करके कंपेयर करके आपको दे देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम आपको ये भी देंगे कि जो अन्य राज्यों में एग्जाम इस तरह से हुए हैं और किस तरह से अन्य राज्यों में जब एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे किसी खास तरह के स्टूडेंट को ज़्यादा आसान हो वो एग्जाम, उसके लिए किस तरह का नीति अपनाया जाता है, किस तरह का टेक्निक अपनाया जाता है। और ये हुआ है, यही हरियाणा में बहुत सारे राज्यों में हुआ है, एक खास विचार के लोगों को इंक्लूड करने के लिए, एक खास विचार के लोगों का एक रिजल्ट अच्छे से ज़्यादा करवाने के लिए। तो वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जब हो गया है एग्जाम, कहा जा रहा है और ये स्थापित भी हो गया है कि 4 जनवरी वाले एग्जाम में आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इसीलिए लाया गया कि अगर 2 अलग अलग दिन या अलग अलग डेट में, अलग अलग पाली में परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर किसी में आसान है, किसी में टफ है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, एक जैसा करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है और बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला है। हाईकोर्ट ने भी कई सारे, हरियाणा से लेकर कई सारे हाईकोर्ट ने इसके ऊपर फेवर में वर्डिक्ट दिया गया है कि ये सही फॉर्मूला है। तो क्या अब इस समस्या को जो 4 जनवरी और 13 दिसंबर के बीच में हुआ है एग्जाम के बीच में, क्या बिहार सरकार बीपीएससी अब ये करेगी कि 4 जनवरी के पेपर को जहाँ पे आसान सवाल पूछा गया उसको नॉर्मलाइज करेगी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से, और कुछ क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे, कुछ का पॉइंट कम किया जाएगा। और अगर ऐसा करती है सरकार, बीपीएससी ऐसा करती है, तो इसका मतलब है कि बीपीएससी के 70वें एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू हो गया, जिसका कि पहले दिन से विरोध कर रहे थे बीपीएससी के छात्र। तो अब जिस मुद्दे पे, जिस आधार पे खान सर को या फिर उन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आपने नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों को भ्रमित किया है, तो फिर भ्रमित तो किया नहीं। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया तो नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट लोगों का वाजिब मांग है कि आप एक जगह आसान, एक जगह टफ क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर हम आपको आज पूरा ये वीडियो बना करके देंगे। स्टार्ट आप यहीं से करते हैं कि 4 जनवरी के पेपर में ऐसा क्या था और 13 दिसंबर के पेपर में ऐसा क्या था जो कि लोगों को लग रहा है कि 13 दिसंबर वाला ज़्यादा कठिन था और 4 जनवरी वाला ज़्यादा आसान था। एक एक करके वहाँ से देख लीजिए। जैसे कि 4 जनवरी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। पहले तो 2023 में कोई जनगणना हुआ नहीं है, बिहार में जातीय गणना हुई थी। अब उस जातीय गणना में तो सिर्फ बिहार में ही हुई है, 2011 के बाद कोई गणना हुई नहीं है। तो या तो इस सवाल को आप खत्म कीजिए,
या नहीं तो सवाल ये पूछा जा सकता था कि किस जिले में, बिहार के किस जिले में बिहार जातीय गणना 2023 में सबसे ज़्यादा या सबसे कम साक्षरता दर था, ये है उसमें। लेकिन उस रिपोर्ट को भी अभी तक सरकार ने पब्लिश नहीं किया है। 1 साल से ऊपर हो गया है स्टेट लेवल का जातीय गणना का रिपोर्ट पब्लिश किए हुए। सरकार ने आज तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है रिपोर्ट, वो आज तक पब्लिश नहीं किया है। दूसरी तरफ जब 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, तो 13 दिसंबर के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा दलित आबादी यानी कि एससी की आबादी है। और ये टफ क्वेश्चन है, हर कोई राज्य स्तर पे कर लेता है और जिले स्तर पे इतना नहीं याद रखता है। एक बात और पहले ही मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आज तक जीवन में कभी कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो ना मैं उस पर एक्सपर्ट हूँ। मैंने कोई बीपीएससी छोड़िए कोई सरकारी नौकरी का आज तक एग्जाम नहीं दिया है, ना तैयारी किया है। मुझे जो एक लेमैन के रूप में समझ में आया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जो टफ और आसान लग रहा है, आप भी खुद तय कीजिए कि कौन सा टफ है और कौन सा आसान है। मैं सिर्फ बताऊंगा कि आपको कि 4 जनवरी को क्या पूछा गया था और उसके बरक्स में 13 दिसंबर को क्या पूछा गया था। दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पे 4 जनवरी को पूछा गया सवाल कि बिहार के अंदर चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में लड़ा गया था 1917 में। कौन बिहार का आदमी होगा जिसको नहीं पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह किसके अंडर में लड़ा गया है। सब कोई, हर कोई बता सकता है, बच्चे जानते हैं, स्कूल के बच्चे जानते हैं। लेकिन 13 दिसंबर में क्या पूछा गया है सवाल, आंदोलन से ही संबंधित, कि फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया है। मैंने फराजी आंदोलन का भी नाम नहीं सुना है, पता नहीं आपने सुना है तो शायद फराजी सुना होगा, किसके नेतृत्व में सुना होगा। अगर सुना भी है तो कोई लर्न पर्सन ही जिसने तैयारी वारी किया है वही बता सकता है। इसी तरह से आप और आगे बढ़िए। 4 जनवरी को यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है बिहार के अंदर, किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, देश में सबसे ज़्यादा 71% लीची किस राज्य में होता है। किसको नहीं, पूरा हिंदुस्तान में बिहार फेमस है अपने लीची के लिए। लीची का यहाँ शराब फैक्ट्री सब कुछ बनता है, पूरा हिंदुस्तान में फेमस है। किसको नहीं पता है कि लीची जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा तो बिहार ही हो सकता है और दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता है। सवाल पूछा जाता है कि मखाना किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, कौन नहीं जानता है, वही मधुबनी मखाने के लिए पूरा फेमस है। इस तरह के सवाल 4 जनवरी में पूछे गए हैं। अब दूसरी तरफ आइए 12 दिसंबर में। 12 दिसंबर में सवाल पूछा गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। पॉइंट में कौन बता पाएगा, जिसने रिसेंट जो अभी बजट आया है वो बजट जब तक वो पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं, एग्जैक्ट परसेंटेज बताना कितनों के लिए आसान होगा, आप खुद सोचिए। और आगे जाइए, फुल फॉर्म का एक सवाल होता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। 4 जनवरी में पूछा जाता है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई वही जो आप फोन पे गूगल पे यूज करते हैं उसको यूपीआई बोलते हैं। और दूसरी तरफ 13 दिसंबर में सवाल पूछा जाता है कि पीसीआरए क्या होता है। मुझे तो पता नहीं पीसीआरए क्या होता है, फुल फॉर्म तो बहुत दूर की बात है, आपको पता है तो आप तय कीजिए। 4 जनवरी में सवाल पूछा जाता है कि हानि रहित बम, यानी कि वो बम जिससे किसी को क्षति नहीं हुआ था, उस बम को सेंट्रल असेंबली में किसने फेंका था। हिंदुस्तान के किस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। जिसने पढ़ा है इतिहास उसको भी पता है, जिसने नहीं पढ़ा इतिहास उसे भी पता होगा। दूसरी तरफ 13 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा जाता है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत सरकार को जापान के अलावा अन्य कितने देशों ने उसको वैलिडिटी दिया था, कितने देशों ने उनको मान्यता दिया था। लोग गेस कर सकते हैं, चलो हाँ जापान ने दिया होगा, जर्मनी ने दिया होगा, इटली ने दिया होगा, लेकिन टोटल कितने देशों ने दिया ये तो बिना पढ़े नहीं हो सकता है, अच्छे से गहराई से बिना पढ़े नहीं हो सकता है। 4 जनवरी के पेपर में पूछा जाता है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई है। अभी पटना ने जो है वो शोभा जयंती अपना मनाया है, तो किसको नहीं पता होगा पटना जयंती का कब स्थापना हुआ है। और 13 दिसंबर में क्या पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि में अपनाया गया है। किस तिथि में राष्ट्रीय ध्वज की जगह संविधान कहता तो लोग जानते भी है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि में अपनाया गया ये सवाल पूछा गया उसके बरक्स में। और आगे बढ़िए, 4 जनवरी में पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा सर्वाधिक पुरानी सभ्यता कौन सी है। हिंदुस्तान की आप है, कौन नहीं जानता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हर कोई हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेगा। दूसरी तरफ 13 दिसंबर के एग्जाम में पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन रहा। मगध पर मौर्य का शासन रहा था, ये सब जानते हैं, लेकिन शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था ये भी इतिहास बहुत गहराई से पढ़ने वाले लोग ही बता सकते हैं। मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं बता सकता हूँ बिना पढ़े बिना ढूंढे। और आगे बढ़िए,
ये पूछते हैं कि उड़ीसा के अंदर जो मतलब सवाल ये है कि चित्रकूट मंदिर कहाँ है, तो चित्रकूट मंदिर तो उड़ीसा में है। ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है जो बच्चे को ही पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ 13 दिसंबर में पूछा जाता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी किस विधानसभा क्षेत्र से, ये नहीं पूछा जाता है मोहन चंद्र मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये पूछा जाता है, वो एक जनरल नॉलेज का सवाल हो जाएगा। लेकिन जब ये आप पूछ रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, और वो चुनाव भी अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 1 साल हुआ है, उस साल ही हुआ था, 6 महीने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा था, किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े और जीते हैं, ये हर कोई थोड़ी बता सकता है। और आगे बढ़िए, 4 जनवरी को सवाल पूछा जाता है कि कौन सा खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। कौन नहीं जानता है क्रिकेट, ओलंपिक में क्रिकेट नहीं होता है, हर कोई जानता है इसको। अब क्रिकेट से संबंधित, ओलंपिक से संबंधित 13 दिसंबर में जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि 2024 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का विषय क्या था, क्या मोटो था। कितने लोगों को मोटो पता होगा कि क्या मोटो था, कहाँ हुआ था ये लोग बता देगा, कितने लोगों ने भारतीयों ने स्वर्ण लाया था ये भी फिर ये बता देगा, लेकिन क्या मोटो था, किस विषय पर वो किया गया था खेल, ये कौन बताएगा। उसी एग्जाम में ये भी पूछा गया था क्रिकेट के ऊपर कि आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किताब किसने लिखा है, मुझे तो नहीं पता है, आपको पता है तो आप समझिए। क्रिकेट में कौन सा सवाल ज़्यादा आसान है, क्रिकेट ओलंपिक में है या नहीं है, ये सवाल ज़्यादा आसान है, या ये किताब आई हैव ए स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये किसने लिखा है, ये आसान है या ये आसान है, ये आप खुद तय कीजिए। 4 जनवरी के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि G20 सम्मेलन किस शहर में हुआ है। पिछले साल पूरे देश में हाइप क्रिएट किया गया G20 के नाम पर, क्या नहीं हुआ, हर देश के हर कोने में इसको लेकर के सम्मेलन हुआ पहले, उसके बाद फिर फाइनली सम्मेलन दिल्ली में हुआ। कौन नहीं जानता है दिल्ली में सम्मेलन हुआ, इतने देश के लोग आए थे, पूरा मीडिया से लेकर हर जगह पक्ष विपक्ष सब कुछ हुआ था, हर किसी के मेमोरी में है कि दिल्ली में हुआ था। अब इस G20 सम्मेलन वाले सवाल के विपक्ष में या बरक्स में जो 13 दिसंबर को सवाल पूछा गया है, वो पूछा ये गया है कि 2024 में ही जापान समुद्री अभ्यास जिसका नाम JIMEX-24 था, वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। युद्ध अभ्यास जो होता है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है, और वो स्पेसिफिकली नाम दिया गया कि ये अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया था। इसके अलावा ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। भाई भारत में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में लोग ज़्यादा आसानी से जानेंगे, या ब्रिक्स का जो हुआ था उसमें उसके बारे में लोग आसानी से जानेंगे। दूसरी तरफ जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसमें क्या पूछा गया है कि NSSO सर्वे के अनुसार 2017-18 से लेकर के 2022-23 यानी कि 5 सालों के दौरान महिला श्रम बल में कितना वृद्धि या कितना कमी हुई है। बताइए NSSO का रिपोर्ट कितने लोग पढ़ेंगे, और वो भी 5 सालों के दौरान। ये पूछ लेता कि NSSO के 22-23 के रिपोर्ट में महिला से कितना है या कितना घटा है या बढ़ा है, तो वो फिर भी चलता है। 5 सालों के दौरान क्या हुआ है, यानी कि इसके और इसके बीच में किसका वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है। ये कैसे आसान क्वेश्चन आप कैसे इसको सामने रख सकते हैं 4 जनवरी वाले से, ये आप सोचिए। 4 जनवरी को एक और सवाल पूछा गया कि आपातकाल किस धारा में लगता है। आपातकाल के बारे में तो बहुत जो बेसिक स्टडी करते हैं ये पता होता है कि आपातकाल किस में लगता है, या जो आपका कश्मीर में कौन सा विशेष धारा वहाँ पे दिया हुआ था, या राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है, ये सब बहुत बेसिक सा नॉलेज है। लेकिन दूसरी तरफ 13 दिसंबर वाले सवाल में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 243J, सिर्फ 43 नहीं 43J के अंतर्गत पंचायतों के लेख प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। क्या नियम है, फिर भी 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि पता हो सकता है किसी को, कौन बनाता है ये नियम, ये कितने लोगों को पता होगा। ये जो सवाल है ये यूपीएससी के लेवल का सवाल है और वो बीपीएससी में पूछा जा रहा है। लेकिन 4 जनवरी को क्या किया जा रहा है कि स्कूल स्तर का सवाल पूछा जा रहा है। और आगे बढ़िए, 4 जनवरी को सवाल पूछा गया इतिहास से कि 1857 के ऊपर पहली किताब किसने लिखी थी, उस स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर। तो जितने भी बीजेपी माइंडेड लोग हैं वो सबको पता है कि 1857 के ऊपर पहली सावरकर ने ही किताब लिखी थी। उसके बाद ही लोग वो तो प्रोपेगेंडा ये करते भी हैं कि अगर सावरकर किताब नहीं लिखते तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि 1857 का कोई क्रांति भी हुआ था। उसके बरक्स में सामने आप देखिएगा तो 13 दिसंबर को जो सवाल पूछा गया है वो आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है। सवाल ये पूछा गया कि बिहार में गरीब हिंदुस्तान नाम का एक मैगजीन या वीकली कह सकते हैं, उस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखा जाता था, वो किसने लिखा। गरीब आंदोलन का मैंने आज तक नहीं सुना है, नील आंदोलन और भी बहुत, नील क्रांति और ये सब बाजार, अमृत बाजार पत्रिका, ये सब फेमस मैगजीन हुआ करता था। लेकिन
ये गरीब हिंदुस्तान मैंने तो नहीं सुना है। 4 जनवरी में पूछा जाता है गुलामगिरी किसने लिखा। गुलामगिरी सब जानते हैं कि जो दलित के नायक हैं फूले साहब, उन्होंने लिखा है। और दूसरी तरफ 13 दिसंबर को क्या पूछा जाता है, न्यू लैम्प ऑफ द ओल्ड, ये किसने लिखा है। कहाँ से कोई दोनों में तुलना हो सकता है। 4 जनवरी को पूछा जाता है कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था। बहुत फेमस किताब है तारीख फिरोज शाही, और ये बहुत सारे लोगों को पता होता है। तारीख फिरोज शाही के बिना मुगल इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ 13 दिसंबर में पूछा जाता है कि चाचनामा किताब का लिखा किसने, ये नहीं पूछा जाता है। चाचनामा किताब का फारसी अनुवाद किसने किया है। अरबिक में लिखा गया था, बाद में फारसी में उसका अनुवाद किया गया था, उसने किसने किया है वह अनुवाद, ये पूछा जा रहा है। अंतर देखिए। फिर उसके बाद 4 जनवरी को सवाल पूछा जाता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है हमें, क्योंकि ये पहली बार माना जाता है, पहला किताब ये जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, पहली किताब होती है जो ब्रिटिश सरकार का आलोचना करते हुए लिखा जाता है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का। और वो किताब आज भी रेफर किया जाता है। अगर आपको ब्रिटिश कैसे भारत को किस तरह से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसके लिए आज भी वो किताब आपको रेफर किया जाता है, कॉलेज से लेकर के हर जगह पे। दूसरी तरफ 13 दिसंबर में क्या सवाल पूछा जाता है कि 1913 में मुद्रा पर, यानी कि करेंसी के ऊपर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। अरे राउंड टेबल के अध्यक्ष कौन थे, लोग बता सकते हैं। 1935 के एक्ट के अध्यक्ष उसके कमेटी के कौन थे, साइमन कमीशन के कौन थे, ये लोग बता सकते हैं। लेकिन ये करेंसी के ऊपर रॉयल कमीशन कोई बैठा था, और वो रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इतिहास का स्टूडेंट हूँ, नहीं पता है मुझे। आपको पता होगा तो आप खुद समझिए इसको। 4 तारीख में एक कोई किसान, छोटा सा भी व्यक्ति है, वो कोई भी बता सकता है कि हल्दी जो होता है वो पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, जड़ होता है, जमीन के नीचे होता है, ये हर कोई बता सकता है। दूसरी तरफ 13 दिसंबर में जो सवाल पूछा गया था वो इसी के आसपास पूछा गया था कि जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर जो कलियां निकलता है, वो कलियां 2 पत्तों के बीच में निकलता है, 2 तने के बीच में निकलता है, या कहाँ से निकलता है, या जड़ के बीच से निकलता है, कहाँ से निकलता है। ये सवाल इतना आसान नहीं है, मेरे लिए तो आसान नहीं है। 4 जनवरी को ये सवाल पूछा गया कि सिरका, यानी कि कोई भी जो खट्टा चीज होता है, अम्ल होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है। किसको नहीं पता है, साइट्रिक एसिड उसमें होता है, जो भी खट्टा चीज होता है। लेकिन 13 दिसंबर में पूछा जाता है कि आपके पेट के आंत से कौन सा अम्ल निकलता है, हमें तो नहीं पता है। 4 जनवरी को ये पूछा गया इसी में कि 3 बजे के आसपास कब ऐसा होता है जब घड़ी की 3 सुइयां एक जगह पे होती है, यानी कि एक आपको कैलकुलेट करना है। 12 तारीख को पूछा जाता है कि पूरे 24 घंटे में कितने बार कब सुई की सारी घड़ियां एक जगह होती है, यानी कि आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहां पे एक कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया, यहाँ पे सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही एक सवाल ऐसे ही और भी पूछा गया था कि 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार था तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। ये 4 जनवरी को पूछा गया है सवाल, यानी कि 365 दिन होता है, 365 दिन में से आप 7 को डिवाइड कीजिए, और उसमें फिर चूंकि 8 का ये महीना है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, फरवरी वाला जो 29 का होता है, इजीली आप बता सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 13 दिसंबर में पूछा गया एक ही साल का कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को क्या होगा। यानी कि आपको पहले डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा। यानी साफ है कि एक ही तरह के क्वेश्चन में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो 4 जनवरी वाला आसान है और ये टफ है। 4 जनवरी को सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आप बता सकते हैं, लेकिन अगर इसके सामने ये सवाल पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पूरा होने पर किसने किताब लिखा था, कौन बता पाएगा। ये ऐसे सवालों की लिस्ट थे जो आपको सोचना है, आपको खुद तय करना है कौन सा आसान है कौन सा कठिन है। अब इसके बाद जो हमने सेकेंड पॉइंट बताया था आपको कि अब जो सरकार है वो या तो नॉर्मलाइजेशन का पॉलिसी लाएगी, और वो मैंने आपको बता ही दिया कि या तो नॉर्मलाइजेशन लाएगी या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देगी। तब दोनों मामले में क्या होगा वो बता दिया था। अब जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि इसके पहले भी ऐसे अटेम्प्ट लिए गए हैं जब किसी खास तबके के खास फेवर वाले लोगों को एग्जाम में आसान पेपर दिया जाए, या उनके पक्ष में या फिर उनको आसान दिखता हुआ पेपर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। उदाहरण के लिए 26 सितंबर 2021 को हरियाणा में सब इंस्पेक्टर का
बहाली होता है। उस बहाली में अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आईपीसी से एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। खेल कूद हरियाणा के लिए फेमस है, एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा उसमें भाजपा से संबंधित भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। अब जो भाजपा के माइंडेड लोग होंगे, भाजपा के करीबी लोग होंगे, उनको तो बहुत आसानी से सब सवाल का आंसर होगा। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना शुरू हुई थी हरियाणा में, जब शुरू की गई थी तो उसमें कौन सी महिला सांसद बीजेपी के वहाँ पे थी, मौजूद थी, ये सवाल पूछा गया है। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया है। किसने हरियाणा का बजट पेश किया, ये पूछा गया है। भाजपा के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता कौन थे, ये पूछा गया है। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया है। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। पर्यटन मंत्री कौन है, पूछा गया है। चलिए वित्त मंत्री पर्यटन मंत्री सरकार का पूछ रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है, ये पूछने का क्या मतलब बनता है। भाजपा का स्थापना कब हुआ, ये डेट पूछा गया है। DSSB एग्जाम हुआ था TGT का, उसमें जाकर के ये सवाल क्या बनता है उसमें, यह आप तय कीजिए। इसी तरह से 2021 में सेंट्रल CRPF का एग्जाम हुआ था, उसमें मोटिवेटेड सवाल पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन के दौरान हिंसा हुआ उसके बारे में 200 शब्द लिखिए उसके विपक्ष में। तो ऑफकोर्स आप जो है सरकार एक खास तरह की विचारधारा के लोगों को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे जब इस तरह का एग्जाम होगा। और ये UPSC तक ऐसा होता है। UPSC में पिछला जब एग्जाम हुआ था तो उसमें सवाल पूछा गया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में आप कुछ पॉइंट लिखिए, या फिर किसान आंदोलन जो था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, इसके ऊपर आंदोलन आप लिखिए। ये सवाल ही कहाँ से पैदा हो रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये तो एक पार्टी का एजेंडा था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आंदोलन। ऐसे ही और भी सवाल भरे हुए हैं, और ये सिर्फ बीजेपी वाले नहीं करते, कांग्रेस वाले भी करते हैं। कांग्रेस का आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की वहाँ पे शासन थी तब उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। या फिर गोवा में उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि राज्य में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके ऊपर क्या आप पक्ष में उसमें रखिए, बात रखिए। तो ये सब मोटिवेटेड है, हमेशा होते रहा है, कोई नई बात नहीं है। फिलहाल सवाल ये है कि अभी जो बिहार में हुआ है इसके ऊपर सरकार क्या अपना लेती है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।